हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन और इस सेशन में अपन सभी साथियों को दोस्तों आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले 500 एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास आप सभी साथियों के लिए लाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। जिन भी साथियों को नोट्स परचेज करना है दोस्तों, तो ये वाले नोट्स आप मंगवा सकते हैं अपने घर पर। तीनों नोट्स हैं, गद्य और पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू की एक बुक है ना। ये तीनों आपको दोस्तों 2100 रुपए में मिलेंगे। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार दोस्तों ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना है बिल्कुल भी देर नहीं करना, अभी इस नंबर पे संपर्क करना है, ये वाला नंबर दिया है, ठीक है। इस पे संपर्क करना है दोस्तों और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। और जिन भी साथियों को ये वाले दोस्तों इसमें एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं अभी, है ना। जिनको भी लेना मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए दोस्तों ये एडमिशन के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपको बताना है परमाल रासों के रचनाकार कौन है। परमाल रासों के रचनाकार बताना है। वीडियो को लाइक भी कर देना है हमारे सभी मित्रगण, शेयर भी कर दो तो साथियों। तो यहाँ पर परमाल रासों के रचयिता कौन है? जयानक भट्ट हैं, सारंगधर हैं, कौन माने जाते हैं बताइए? परमाल रासो। सभी साथियों ने कई बार पढ़ा है परमाल रासो के बारे में। अब आपको चयन करना है, उत्तर भी बताना है और सभी लोगों का आंसर आ गया है कि सर परमाल रासो की बात कर रहे हो, इसके रचयिता तो कौन है? कौन है परमाल रासो के रचयिता? जगनिक माने जाते हैं, ठीक है। जगनिक अपन को याद रख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का आंसर राइट आंसर आ गया कि सर जगनिक, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। और इसका अन्य नाम है दोस्तों आलाखंड, है ना। हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? प्रथम इतिहासकार बताना 48 नंबर के क्वेश्चन में। प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, कर्नल टाड, कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताइए। और इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा कि दोस्तों ये पूछे भी जाते हैं। काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार 48 नंबर में सभी को पता है ग्रियर्सन। बी नंबर आपको पता है कहां के थे ग्रियर्सन? ग्रियर्सन कहां के थे? जल्दी से बताइए। और उसके बाद भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? छंदोग उपनिषद में, भागवत पुराण में, या फिर दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है ना। भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? लगभग आप सभी साथियों को पता होगा कि 4 विकल्प हैं, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद। किस उपनिषद में मिलता है भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग? बताइए। और 49 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने उत्तर बताया कि सर श्वेताश्वतर उपनिषद। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, ये किस आलोचक का कथन है? बहुत ही शानदार कथन पूछा गया है। बताइए, भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, तदयुगीन निराशा की देन है, कि किस आलोचक का कथन है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। सभी का उत्तर है कि सर भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, एक क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है इसमें, कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आप बिल्कुल सही बता पाओगे। और आपका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर बताया सभी लोगों ने। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, ये किस आलोचक का कथन है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, स्वतः विकास है, किस आलोचक का कथन है? गणपति चंद्रगुप्त, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 51 नंबर के क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन
महज भारतीय परंपरा, परंपरा का स्वतः विकास है। स्वतः विकास किस आलोचक का कथन है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है, क्या राइट आंसर है? सभी का उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मध्वाचार का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। 52 नंबर का। नीता कुमारी जी चयन करिए, मध्वाचार का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, क्या माना जाता है? द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? रोहिणी जी, उमा जी, सभी लोग बताइए। 52 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को लाइक और शेयर करना है। मध्वाचार का दार्शनिक आधार क्या माना जाता है? दार्शनिक आधार बताना है, बताइए। 52 का राइट आंसर है और 52 में सभी को मध्वाचार का दार्शनिक आधार है द्वैतवाद। द्वैतवाद है मध्वाचार का। शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों ये वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, निम्बार्क का है। भक्ति के आद्य आचार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर के क्वेश्चन में भक्ति के आद्य आचार कौन माने जाते हैं? 53 का राइट आंसर है। सुरेंद्र जी चयन करो। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो दोस्तों। केबीएस की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। यहाँ पर चयन करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 53 नंबर में सभी लोगों का आंसर है कि सर रामानुज माने जाते हैं। बी नंबर आपका सही है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के, वो संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? रामानंद बताइए, चयन करो। रामानंद के शिष्यों की संख्या 10, 12, 8 या फिर 4। 54 नंबर का क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी जाती है कितनी? 12। साकेत में सर्ग 12 है ना, और आलवार भक्तों की संख्या 12 है ना। उसके बाद रामविलास शर्मा का जन्म 12, ठीक है। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, 12 याद कर लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? 55 नंबर में स्मिथ है, ग्रियर्सन है, बुलर है, फादर कामिल बुल्के हैं। 55 का राइट आंसर बताना है। शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को सभी साथी शेयर कर देंगे। और भक्ति काल को स्वर्ण युग आपको पता है, सबसे पहले यहां पर बताए स्वर्ण काल कहा था, किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। स्वर्ण काल, बी नंबर स्वर्ण काल आपका बिल्कुल सही है। स्वर्ण काल कहा था, स्वर्ण युग श्याम सुंदर ने। लेकिन अगर इस प्रकार से स्वर्ण युग भी पूछा जाता है और ऑप्शन में केवल ग्रियर्सन है तो बी नंबर आपको लगाना है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, कथन किसका है? 56 नंबर के क्वेश्चन में है, जल्दी से बताना है राइट आंसर, बताइए जल्दी से, चयन करिए। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, ये कथन किसका है? 56 में चयन करना है, चयन करिए। सरोज जी, मोटिवेशनल जी, चयन करो कि संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद सूचक है, किसका सूचक है? सूचक है, ये कथन किसका है? संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक, ये कथन बताने, कथन किसका है? 56। और 56 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर ये मत है रामचंद्र शुक्ल जी का। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय किसका है? 97 में। सभी साथी शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है। यहां पर पूछा है संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? प्राचीन संप्रदाय, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना। तो प्राचीन संप्रदाय बताना है। विश्वास मलिक जी, नीता, अनिता, रुद्र जी, संध्या जी, कांता जी, सभी लोग बताएंगे। 57 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और सभी का उत्तर है कि सर यहाँ पर प्राचीन संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो प्राचीन संप्रदाय यहाँ पर जो माना जाता है वो माना जाता है कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा माना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय अपन को याद रख लेना, है ना।
संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना, ब्रह्म संप्रदाय। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? किसका शासन था? हर्षवर्धन का, शाहजहां, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? 58 में भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? किसका शासन था ये चयन करना। हर्षवर्धन का, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, किसका है 58 नंबर के क्वेश्चन में? और सभी का उत्तर है कि सर भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था। एक अच्छा क्वेश्चन है, चयन करो 58 का राइट आंसर। सभी लोग लाइक भी कर दो। ठीक है, और भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? 58 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है हर्षवर्धन का। किसका शासन था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन, ये नंबर आपका सही है। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में था हर्षवर्धन का। ठीक है, तो एक नंबर आपका सही है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? 59 में। कबीर 1398 में जिनका जन्म हुआ, ये किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मनीषा जी, देवांश जी, सभी लोग बताइए जल्दी से। इतना अच्छा क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन थे यहां पर पूछा गया, और सभी को पता है सिकंदर लोदी। ये नंबर। ठीक है, और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर की वाणियों का अपन ने पढ़ा भी है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, ज्ञान समुद्र में, संत साहित्य में, किसमें मिलता है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग देखते हैं क्या आंसर लगा रहे 60 नंबर में। 60 का राइट आंसर है, तो आपको उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब में, है ना। बीजक लगा दिया ना आप लोगों ने, कल परसों ही पढ़ा था। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। बी नंबर आपका सही है, बी नंबर राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी साथियों ने लाइक कर दिया तो जल्दी से लाइक कर दो, और जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, गद्य पद्य साहित्य 3000 एमसीक्यू, तो आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, संपर्क। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? 61 नंबर में उदासी संप्रदाय, रैदास ने, लक्ष्मी चंद्र ने, रामानंद ने, या फिर श्री चंद्र ने? उदासी, उदासी, है ना। उदासी संप्रदाय के बारे में बताना, इसका प्रवर्तन किसने किया है उदासी संप्रदाय में? गौतम जी, चयन करो। 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर बताना। तो आपको पता है कि सर गुरु नानक के 2 पुत्र थे, लक्ष्मी चंद्र और एक श्री चंद्र, लेकिन उदासी संप्रदाय का श्री चंद्र ने किया था। डी नंबर। ठीक है, नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक दर्शन का सार तत्व क्या माना जाता है? आपको पता है 1469 में तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। ठीक है ना। और दोस्तों इनकी माता का नाम था तृप्ता और पिता का नाम था मेहता कालू, है ना। अब यहाँ पर नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है, तो क्या माना जाता है? 62 नंबर का क्वेश्चन है, और वो माना जाता है जप्पू जी। ये नानक दर्शन का सार तत्व बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 12 खड़ी रचना है तो किसकी है? 63 सिंगा की। जम्बदास, मलुकदास, जम्बदास किसकी है? 12 खड़ी की रचना किसकी है? 63 नंबर का क्वेश्चन है, 12 खड़ी। बताओ 12 खड़ी किसकी रचना है? वीनू सरेज जी, शांति जी बताइए, उर्मिला देवी जी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। मात्र 1500 रुपए में एडमिशन के लिए मात्र है दोस्तों, 12 महीने के लिए है। 12 खड़ी रचना है तो किसकी है? 12 खड़ी चयन करिए और शेयर कर दीजिए। राइट आंसर है सर जो 12 खड़ी है ये है मलुकदास की। मलुकदास, सी नंबर 12 खड़ी। मलुकदास अपन को याद रख लेना। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रुद्र संप्रदाय, तो लगभग सभी को पता होगा इसका उत्तर था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है, चयन करना है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। 64 नंबर का प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सभी का उत्तर है विष्णु स्वामी। सी नंबर आपका राइट आंसर है।
डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर नगेंद्र, 65 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे? आज ही अपन ने प्रेमाख्यानिक दोस्तों काव्य पढ़ा है ना, पेड क्लास में। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र और प्रेमाख्यानिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है राइट आंसर। क्या उत्तर? हंसावली। किसे माना है? माता प्रसाद गुप्त ने भी माना है और नगेंद्र ने भी हंसावली। बी नंबर अपन को याद रख लेना, हंसावली। ठीक है, 1370 की रचना है, असाहित्य 1370। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। नगेंद्र ने माना है हंसावली को। सत्यवती कथा को माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंदायन को माना है किसने? चंदायन को माना है रामकुमार वर्मा ने। मृगावती को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। याद रख लेना है पूरी चीजें। जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर क्या है? 66। जायसी की अवधि है ना, व्यवस्थित और अव्यवस्थित अवधि, सरल और क्लिष्ट अवधि। बताओ, 66 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर। तो जायसी की अवधि कैसी थी? ठेठ अवधि थी। कैसी अवधि थी इनकी? ठेठ अवधि थी जायसी की। और तुलसी की अवधि कैसी थी? संस्कृत निष्ठ अवधि थी। तो यही अंतर है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखोगे तो यहां पर जायसी की ठेठ अवधि और तुलसी की संस्कृत निष्ठ अवधि। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने 1540 में ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। इसमें 57 खंड थे, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, है ना। जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? एक क्वेश्चन आपको बताना है। 67 नंबर का क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। 67 का राइट आंसर बताना है। सरोज निगम कुरैशी जी, दीक्षा जी, है ना। राइट आंसर हो रहा है कि सर जायसी थे किसके? शेर शाह के दरबार में। शेर शाह के दरबार में थे जायसी। दिल्ली के किस शासक? शेर शाह के। ठीक है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत जो कि प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है दोस्तों, पद्मावत। और इसमें कुल कितने खंड हैं? कुल कितने खंड हैं? 60 खंड है, 57 खंड है, 56 खंड है या फिर 58 खंड है? पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है। और कुल मिला के कितने खंड हैं बताओ? 68 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। है ना। राइट आंसर है कि सर 57 खंड है इसमें। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? किस कृति में कयामत का वर्णन है? 69। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जायसी की वो कौन सी कृति है जिसमें कयामत का वर्णन है? ऐसा पूछा जाता है। कयामत का वर्णन अखरावट में है, आखिरी कलाम, कानावत या फिर पद्मावत में है? तो 69 नंबर के क्वेश्चन में जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? कयामत। और कयामत में 69 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम यानी कि जो बी नंबर है आखिरी कलाम, वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है। चौपाइयों के बाद बरबे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानिक काव्य में मिलता है? चौपाइयों के बाद बरबे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानिक काव्य में मिलता है? रूपमंजरी में, इंद्रावती में, चिताई वार्ता में, अनुराग बांसुरी में? चौपाइयों के बाद बरबे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानिक काव्य में मिलता है? 70 का उत्तर है। 70 में सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी का उत्तर है चौपाइयों के बाद बरबे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानिक काव्य में मिलता है? तो वो मिलता है अनुराग बांसुरी में। जी नंबर। रचनाकार कौन है अनुराग बांसुरी के? बताइए। जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? बताओ, जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? श्रृंगार रस में, वीर रस में, शांत रस में या फिर बीभत्स रस में? 71 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 में
सभी का उत्तर बताना है। सभी लोग बताओ। सरोज निगम जी ने बताया कि सर शांत रस में होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। राइट आंसर है शांत रस में, है ना। जायसी महाकाव्य पद्मावत का जो अवसान है वो होता है शांत रस में। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। इस सीरीज से रोज आपको जुड़ना है, एक दो बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नए प्रश्न भी हैं और पुराने भी हैं, तो आपका एक सामंजस्य बना हुआ है ना। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने 72 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी है पहले क्वेश्चन, है ना। तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। दीक्षा सुनीता वर्मा जी 72 नंबर का क्वेश्चन है, और 72 नंबर के क्वेश्चन में प्रमाणिक तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानिए कितनी? 12 है, यानी डी नंबर आपका सही है। 12 आपका राइट आंसर है। भक्तमाल का रचना काल माना जाता है 73 में, क्या माना जाता है? 1540, 1600, 1596, 1969, क्या माना जाता है भक्तमाल का रचना काल? तो यहाँ पर विकल्प अनुसार आपको उत्तर बताना है दोस्तों। 73 नंबर का क्वेश्चन है, 73 नंबर के क्वेश्चन में आपने एक तो रचना काल पढ़ा है 1585, दूसरा रचना काल क्या पढ़ा है ना, क्योंकि अलग 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 विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो दूसरा भी अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। 1540 गलत। यहां विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? 1596 लगाना है दोस्तों, बी नंबर। ये भी अपन ने पढ़ा 1596, ठीक है। तो विकल्प अनुसार उत्तर भी कभी कभी आपको लगाने हैं, ठीक है। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगा? बताइए, तुलसी को कितना समय लगा? रामचरितमानस आप सभी लोग पढ़ते हैं, जिसमें 7 कांड है ना। और तुलसी को कितना समय लगा ये आपको बताना है। 1 वर्ष लगा, 2 वर्ष है 7 महीने, 4 वर्ष, 4 वर्ष है 7 महीने, कितना समय आपको लगा है ये आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा 74 का? सभी लोग बता रहे हैं कि सर 2 वर्ष 7 माह है, और इसके आगे कितने? 2 वर्ष 7 माह, तो बी नंबर आपका सही है। दिन और बता दो। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना? 75 में कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? तुलसीदास को। बहुत ही शानदार सीरीज है दोस्तों आप सभी साथियों के लिए। 75 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताओ, और सभी का उत्तर है कि सर तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? बताइए। राइट आंसर है 75 में कि सर कलिकाल का वाल्मीकि माना है। सभी का आंसर है नाभादास ने, ठीक है। नाभादास, सी नंबर आपका। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है दोस्तों, याद रख लेना। क्वेश्चन कई बार आ रहा है। रामचरितमानस का अंगिरस कौन सा है? अंगिरस बताना। 76 में कौन सा माना जाता है? रामचरितमानस का अंगिरस वीर है। शांत है कौन सा है? रामचरितमानस का अंगिरस कौन सा है? तब आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है शांत रस है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का कथन है? मोटिवेशनल जी, प्रेमांशु मुकेश जी, इंद्र रेखा जी, जल्दी से बताइए और चयन करिए। 77 नंबर के क्वेश्चन में इतना शानदार क्वेश्चन है। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये कथन किसका है? 77 का राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर है ग्रियर्सन, यानी बी नंबर। इन्होंने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े जो लोकनायक हैं वो तुलसीदास, ग्रियर्सन। तुलसीदास के प्रथम ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? 279 है, 300 है, 450 या फिर 350 है। विनय पत्रिका जिसकी भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये भाषा भी कई बार पूछी गई। 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 में क्या हो रहा है? विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? कितने पद हैं ममता सैनी जी? चयन करो। रजनी बाला जी, सभी लोग बताएंगे। 9:45 पर एक क्लास आएगी अभी दोस्तों, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर। 9:45 पर तो टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को भी आप लोग दोस्तों क्या कर लें,
याद कर ले, उसमें सब्सक्राइब कर लें। आपका उत्तर है 279 पद है विनय पत्रिका, ये नंबर। ठीक है। केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? प्रकाश बताना है, कितने प्रकाशों में है? 39, 40, 20 या फिर 15? कितने प्रकाशों में विभक्त है? रामचंद्रिका जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा है। 1601 की रचना मानी जाती है रामचंद्रिका। 79 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है कि सर इसमें प्रकाशों की बात करें रामचंद्रिका तो इसमें प्रकाशों में है 39 प्रकाश, 39 प्रकाशों में विभक्त है ना। केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। राजनीति विषयक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वीरसेन देवचरित दोनों माने जाते हैं। रतन बावनी कौन से माने जाते हैं? 80 नंबर का क्वेश्चन है। भूषण आपको बताना, केशवदास के बताना है 80 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है इनका राजनीतिक विषयक जो ग्रंथ माने जाते हैं, वीरसेन देवचरित भी माना जाता है, रतन बावनी भी मान जाता है। 80 नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक, इसके रचनाकार आपको बताना है कौन है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग चयन करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पा रहा है। तो यहाँ पर रामायण महानाटक, एक क्वेश्चन भी कई बार आया है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर रामायण तो हमारी प्राण है। तो प्राण से प्राणचंद चौहान आपको लगाना है। 81 नंबर का क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा क्या? बी नंबर 81 में बी, प्राणचंद चौहान। ठीक है। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? सूरदास बाबर के, अकबर के, शेरशाह के, हुमायूं के। 82 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? आलोक जी बताइए, रोहिणी जी। बाबर के थे क्या कि अकबर, शेरशाह या फिर किसके थे? 82 का राइट आंसर बताना है। सभी का उत्तर है कि सर सूरदास जो थे ये बाबर के समकालीन थे। बाबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सूरदास बाबर के समकालीन, सॉरी अकबर के समकालीन थे। अकबर, सी नंबर। ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता एवं 200 वैष्णव की वार्ता, इसके प्रणेता कौन है यानी कि इसके लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रियादास हैं, विठलनाथ हैं, कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता और दोस्तों चयन करिए जल्दी से। उर्मिला जी, अनीता जी, और आपका उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता यानी कि गोकुलदास। जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही है ना, गोकुलनाथ। उसके बाद आते हैं दोस्तों अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? अष्टछाप की स्थापना किसने की है बताओ, और लाइक भी कर दो। आपको पता है कि अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। 1565 में हुई थी। अष्टछका थे है ना, जिनमें सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभन दास। और अष्टछाप की स्थापना की थी किसने ये बताना है। तो चयन करना है। राइट आंसर है विठल, है ना, विठलनाथ ने की थी दोस्तों। तो अपन को विठलनाथ याद रख लेना है। विठल दास ने, है ना, तो विठल दास ने की थी। बी नंबर कब की थी? 1565 में की थी। ठीक है। उसके बाद आता है निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं 85 में। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय बताना है। निम्बार्क जिससे सनक संप्रदाय, है ना, तो बताइए निम्बार्क। तो राइट आंसर है, चयन करिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड करो निम्बार्क संप्रदाय में। राइट आंसर हो जाएगा कि सर निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। बी नंबर आपका निम्बार्काचार्य सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं 86 में? राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ में देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। राधा वल्लभ में 86 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर राधा वल्लभ संप्रदाय। तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर राधा वल्लभ तो हित करेंगे, हित क्या करेंगे? हित। तो हित से बनता है हित हरिवंश। राधा वल्लभ हित करेंगे, हित हरिवंश आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। सूर्य कवित्त सुनी कौन कवि जो नहीं, है ना, सिर चालन करे।
सिर चालन करे, पंक्ति बताना। सूर्य कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्ति किसकी है? प्रियादास की है, नाभादास की है, सेवक दास की, किसकी है? 87 नंबर का क्वेश्चन है, 87 नंबर के क्वेश्चन में तो सभी का उत्तर है सी, सूर्य कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। पंक्ति राइट आंसर। सभी लोगों ने बताया कि सर ये पंक्ति है नाभादास की। किसकी है? नाभादास। अपन को याद कर लेना, नाभादास की पंक्ति है। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। राधा वल्लभ संप्रदाय कई बार पूछा जाता है। प्रेम 12 खड़ी, प्रेम 12 खड़ी है यहाँ पर, प्रेम की 12 खड़ी। तो बताओ ये किस कवि की रचना है? प्रेम 12 खड़ी की रचनाकार बताना है। प्रेम 12 खड़ी 88 नंबर का क्वेश्चन है और 88 का राइट आंसर प्रेम 12 खड़ी। अपन ने पढ़ा भी है, याद भी मैंने आपको कई बार करवाया है कि नंद ने बोले सर प्रेम की 12 खड़ी नहीं पढ़ी थी नंद ने, है ना। तो नंद ने प्रेम की 12 खड़ी नहीं पढ़ी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नंद को प्रेम की 12 खड़ी पढ़ाऊ ना। बोले सर रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? आपको पता है, और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, है ना। इनकी रचना एक रास पंचाध्याय है। प्रसिद्धि के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जड़िया कवि कहा था दोस्तों, नंददास को। ठीक है, अब बताना ये कितने अध्यायों में विभक्त है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन है, थोड़ी सी हटके क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं 89 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी साथी उत्तर बता रहे कि सर ये जो रास पंचाध्याय यहाँ पर पंचाध्याय तो लिखा, देखो 3-3 क्यों ले रहे हो आप लोग? कुछ लोग 3 बता रहे हैं, है ना, कुछ लोग 5 बता रहे हैं। उसमें लिखा ही है पंचाध्याय मतलब 5 अध्यायों में। अब उसमें क्या अलग से थोड़ा सा कॉमन सेंस अपन को लगा लेना है। रहीमदास मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीमदास कृत मदनाष्टक, इसकी भाषा क्या है? भाषा बताना है। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजी है, बिहारी है। रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा, मदनाष्टक की भाषा क्या है? राकेश गोस्वामी जी। 90 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया आप सभी साथियों से और सभी लोगों का उत्तर है कि सर ये मदनाष्टक की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, मदनाष्टक खड़ी है। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी जो ग्रंथ है वो माना जाता है। रीति संबंधी प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 91 में प्रथम रीति संबंधी साहित्य लहरी, रसिक प्रिया, बरबे नायिका भेद, कवि प्रिया 91 नंबर के क्वेश्चन में। और प्रथम रीति अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ है, तो वो माना जाता है कौन सा? अवधी भाषा में कौन सा है? सी नंबर, बरबे नायिका भेद। ये रचना पूछी गई थी पिछली बार, बरबे नायिका भेद, है ना। ये रहीम की रचना है दोस्तों, पिछली बार आया था। ये किसकी रचना है? बरबे नायिका भेद। ठीक है, पीजीटी में। राग सोरठ के पद किस कवित्री की रचना है? राग सोरठ के पद बताना है। शेयर कर दो दोस्तों, निरंतर इसी प्रकार से आपको पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी डाउनलोड कर लें। और दोस्तों राग सोरठ के पद किस कवित्री की रचना है, ऐसा आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार, मीराबाई, राविया, पद्मावती, महादेवी वर्मा। तो राग सोरठ के पद। और 92 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं कि मीराबाई, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मीराबाई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये किस कवि की पंक्ति है? 93 में। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, नरोत्तम दास, नाभादास, रहीमदास, विठ्ठलदास। तो बताइए यहाँ पर गोद लिए हुलसी फिरे। और 93 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने बताया कि सर ये रहीम, बोले हुलसी गोद लिए फिर रही है, थोड़ा सा तो रहम करो तो रहीमदास। कागे के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गौ माखन रोटी, है ना। ये किस कवि की पंक्ति है? कागे के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गौ माखन रोटी। और रोटी बताइए, अपन ने पढ़ा था ना, है ना,
कि चेरी को चित्त महेरी में। तो यहाँ पर काग के भाग पढ़ो सजनी 94 नंबर के क्वेश्चन में आपसे उत्तर पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग राइट आंसर बता रहे हैं और रसखान आपका बिल्कुल सही होगा। रसखान 3 नंबर, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस के इस ऐप को सभी साथी डाउनलोड जरूर कर देंगे। इतना शानदार सेशन आप लोगों तक आते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, ये पंक्ति बताना है। बताइए मीराबाई, विठल दास, नरोत्तम दास, रहीम दास, हरि तुम हरो जन की पीर, ये क्वेश्चन आया है। शानदार। पुष्पा देवी जी, आरुषि जी, है ना। 9:45 पर दोस्तों क्लास आएगी आपकी काय पे, टिर्की गुरु पर, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर 9:45 पर हरि तुम हरो जन की पीर, है ना। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर एक 7:15 पर भी क्लास आती है दोस्तों, शाम को 7:15 पर, तो वो भी आप लोग देखा करो। हरि तुम हरो जन की पीर 95 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी का उत्तर है का यानी मीराबाई, है ना। हरि तुम हरो जन की पीर, मोर मोर मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये पंक्ति बताना है साधना जी। पंक्ति किसकी है? नंददास की है, कृष्णदास की है, चीत स्वामी की है, परमानंद दास की है। 96 का उत्तर बताना है, सभी को पता है। मन मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो, अटक्यो, तो ये पंक्ति किसकी है? नंददास की है क्या? नहीं, फिर किसकी है? राइट आंसर 96 में। कौन कौन सही बताएगा? शेयर कर दो दोस्तों। और जिनको भी नोट्स मंगवाना, ये वाले जो नोट्स हैं हिंदी के गद्य पद्य साहित्य वाले, ये वाले नोट्स हैं बहुत ही शानदार, इनको आप मंगवा सकते हो दोस्तों। और हिंदी की 3000 एमसीक्यू वाली भी बुक है, ये 3000 एमसीक्यू वाली बुक भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ये है 3000 एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है दोस्तों, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू है साहित्य प्लस व्याकरण के, बहुत ही शानदार। यहाँ पर आपका उत्तर है परमानंद दास की है, मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ठीक है। संतन को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो 97 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। लाइक जरूर कर दो, एक बार शेयर कर दो। संतन को कहा सीकरी सो काम, 97 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना। सभी साथियों ने बताया कि सर कुंभन दास की पंक्ति कई बार पूछी गई। केशव कहन जाई का कहिए, केशव कही ना जाए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है? केशव कही ना जाए का कहिए, कही ना जाए का कहिए, ये चयन करना है, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो यहां पर आपको चयन करना केशव। 98 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है तुलसीदास, यानी बी नंबर आपका सही है। केशव कही ना जाए का कहिए, बी आपका बिल्कुल सही है। जिन तुम जानो गीत है एहनिज ब्रह्म विचार, एहनिज ब्रह्म विचार पंक्ति किसकी है? 99। जिन तुम जानो गीत है एहनिज ब्रह्म विचार, पंक्ति बताना है। 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग जल्दी से बताओ, उत्तर है कि सर जिन तुम जानो गीत है एहनिज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति है कबीरदास की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, चयन करिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोज रात्रि 9 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों क्लास होती है। केबीएस वाले साथी जो भी हैं, है ना, केबीएस वाले साथी भी आ जाए पीजीटी के लिए। माधव हम परिणाम निराशा 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 का उत्तर है बी, यानी कि विद्यापति की है, विद्यापति की रचना मानी जाती है। 100 नंबर तक अपन ने पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, 500 प्रश्न की ये सीरीज है ना। इसी प्रकार निरंतर आपको रोज रात्रि 9 बजे पढ़ना है, ठीक है। और जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना, इस नंबर पे संपर्क करना, ये नंबर दिया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये हिंदी गद्य पद्य साहित्य 3000 एमसीक्यू, ये तीनों मंगवा सकते हैं एक साथ 21 रुपए में, ऑल इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, है ना। तो आपको दोस्तों ये नोट्स बिल्कुल आपके घर पर भिजवाए जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कई पुस्तकों का ये निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है इसमें, और साथ में दोस्तों इसमें जगह जगह आपको ट्रिक भी मिलेगी, जहां जैसी ट्रिक निकलती है, ठीक है। तो ये आपके लिए पीजीटी, टीजीटी, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जिनको भी एडमिशन लेना है, ये दोस्तों ये 1500 में आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो हमारे सभी साथी रेखा जी, सुनीता, बेनू जी, संतोष जी, परविंदर जी, दीक्षा जी, ठीक है, साधना, लवली जी,
और रेखा सरोज जी, पार्वती जी, आलोक जी, नामवर, तनु, अनंत जी, संजू जी, कांता राय जी, उपासना जी, शांति, इंद्र रेखा, नमो, हरिश्चंद्र जी, मीनू सिंह जी, मोटिवेशनल जी, शिव कुमार जी, अनीता यादव जी, रेखा जी, पायल रानी जी, अनीता और वृंदावन जी, साधना जी, वीरेंद्र जी, उज्जवल जी, मीना जी, हरिश्चंद्र जी, सुनीता जी, सभी साथियों को धन्यवाद। 9:45 पर टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर आइए, सभी लोग क्लास देखिए।